Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Hindu. So on the first page of Hindu, there is a title which says Government mulls Australia's entry into Malabar drill, Malabar naval exercise. इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर आप लोगों के साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर आज तक इंडिया, जापान और यूएसए पार्टिसिपेट करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को इस नेवल वॉर गेम के अंदर शामिल करने की बातचीत चल रही है। मैंने आप लोगों को एक क्वाड अलायंस के बारे में बताया था कि चाइना की ग्रोइंग माइट को काउंटर करने के लिए क्वाड अलायंस एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर डेफिनेटली उभर कर सामने आ रही है, तो ये भी डेवलपमेंट उसी के साथ जोड़कर देखी जा सकती है। उसके बाद देन राजस्थान से पेज नंबर 1 के ऊपर वन स्टॉप स्कीम to fast track investments and help revive industries in the midst of COVID-19 pandemic by giving as many as 98 types of clearances under one roof to the potential investors through the Bureau of Investment Promotion। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये एक स्पीड अप किया है अपने प्रोसेसेस को। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये एक स्टेट लेवल का डेवलपमेंट है, लेकिन जब भी हम इंडिया के रिगार्ड में लिखें तो हम इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे, तो डेफिनेटली इन एग्जांपल्स का सहारा हम अच्छे राइटिंग में ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की आप कभी राइटिंग करेंगे, पोस्ट कोविड-19 इरा की अगर आप कभी बात करेंगे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। और इस कैबिनेट ने, राजस्थान कैबिनेट ने ये सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो अप्रूवल दिया है, और इस एक्ट का नाम है एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011। तो उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ज़्यादा हैसल फ्री बनाने के लिए और कोविड-19 के गुजर जाने के बाद MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को दोबारा रिवाइव करने के लिए और इन्वेस्टर्स को राजस्थान के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेप जो है वो लिया गया, कि जिसमें 98 तरह की क्लियरेंसेस जो हैं वो बहुत ही एक्सपीडिशियसली और सिंगल विंडो से मिल सकेंगे। इट्स ए गुड डेवलपमेंट। ये एक लर्निंग है जो कि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट डेफिनेटली कर सकती है अपने पोस्ट कोविड-19 इरा की प्लानिंग के दौरान। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर जो है ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF जो है दैट हैज़ बीन ओपन फॉर इंडिविजुअल डोनेशंस। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि जिस एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक तरह से हम कोविड-19 के दौरान भी एक नेशनल डिज़ास्टर में से ही गुजर रहे हैं। तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड का इंडिविजुअल डोनेशंस के लिए ओपन कर दिया जाना एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है आने वाले समय में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की कुछ अनयूज्ड प्रोविजंस थी, उनका इस्तेमाल करते हुए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इसका जो है वो इंफॉर्मेशन दिया। laid out the modalities for the receipt of the contribution and grants from any person or institution for the purpose of disaster management in NDRF as per section 46 clause 1 subclause B of the Disaster Management Act 2005. The section pertains to NDRF, says any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, और कि हम NDRF में जो है वो पैसा इकट्ठा करके इस तरह के जो नेशनल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे इस समय आप देखेंगे कि हमारे सामने मॉनसून का सीज़न चल रहा है, हम इंडिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो बाढ़ का प्रभाव रहता है। तो इस तरह के अगर इंडिविजुअल डोनेशंस आएंगे तो NDRF और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप हो सकता है, और ज़्यादा इक्विप किया जा सकता है, और ज़्यादा मैन फोर्स को अब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे इस बॉडी की पोटेंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगेन पेज नंबर 9 के ऊपर मिस्टर जॉन लुइस का एक नेम आ रहा है। मिस्टर जॉन लुइस the promoter of civil rights has died. John Lewis, a son of sharecropper and apostle of non-violence, who was
blooded at Selma and across the Jim Crow South in the historic struggle for racial equality USA के इन इलाकों के अंदर, who then carried a mantle of moral authority into Congress। तो इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म के बारे में जो विचारधारा थी उसको बदलने में अपने समय में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो निभाया था। ही डाइड ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। तो सेकेंड क्लास सिटीजनशिप और जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ब्लैक अमेरिकन्स को फेस करनी पड़ी, और 1965 का इनका एक बहुत ही फेमस मूवमेंट, और वहाँ से इन्होंने अपना ग्राउंड बनाया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया ब्लैक राइट्स के लिए यूएसए के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको काउंटर करने के लिए, मिस्टर जॉन लुइस। देन अगेन एक हम कह सकते हैं कि सैड डेवलपमेंट है पेज नंबर 11 के ऊपर। स्टडी फाइंड्स एविडेंसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस प्लेसेंटा। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात हो ही रही है, एरोसोल ट्रांसमिशन की बात हो ही रही है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये एक नया स्टडी निकल कर आया है जिसमें प्लेसेंटा इज द कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग फीटस इन द वूम, और प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारे वायरसेस जो हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते, लेकिन कुछ वायरसेस खास तौर पर इतने छोटे होते हैं कि वो प्लेसेंटा के बैरियर्स में से भी पास हो सकते हैं। तो इसको कहा गया है कि ये एक पॉसिबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है, और ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कुछ स्टडीज़ के अंदर ये जो है डेफिनेटली पाया गया है। तो ये भी एक नई तरह की डेवलपमेंट कोविड-19 के मामले में होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद देन अगेन पेज नंबर 11 के ऊपर ही प्रीवियसली अननोन फॉल्ट्स at foothills of the Himalayas discovered। तो data from the oil and gas exploration company has helped geologists discover a series of faults। faults का मतलब होता है दरारें। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जिस तरह से अगर आपके घर के अंदर मार्बल लगा है या टाइल्स लगी हैं वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, और इसी तरह के फॉल्ट्स जो है वो अर्थ के रॉक स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हिमालय के फुट हिल्स के अंदर ये पाया गया है। एट द फुट ऑफ द हिमालयाज मतलब जो लोअर साइड है हिमालय की, जिनको हम अरावलीज भी कहते हैं, उस इलाके के अंदर ये फॉल्ट्स देखने को मिले हैं। और साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल के इलाकों को पिन पॉइंट किया गया है कि यहाँ आने वाले समय में अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, दोनों तरह की ये मूवमेंट्स हो सकती हैं, और अर्थक्वेक्स जो हैं इन्हीं फ्रैक्चर पॉइंट से पैदा हो सकते हैं। ये पता कैसे चला कि यहाँ पर सीस्मिक एक्सप्लोरेशन किया जाता है। छोटे छोटे जो हैं आप कह लीजिए कि ब्लास्ट्स का एक बहुत लंबे चौड़े एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, और उन ब्लास्ट से पैदा होने वाली जो सीस्मिक वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स मतलब जो वाइब्रेशंस हैं अर्थ के अंदर, आमतौर पर सीस्मिक वेव्स जो है वो अर्थक्वेक्स के कारण या मूवमेंट अगर अंदर कहीं होगी तो वहाँ से ये वेव्स पैदा होती हैं। तो उन वेव्स को जब स्टडी किया जाता है तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और ये जो वेव्स हैं जहाँ पर फ्रैक्चर्स होंगे वहाँ पर इनकी बैंडिंग जो है वो नज़र आती है, और वहाँ पर जहाँ पर भी डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, जब जियोफोन्स मतलब वो डिवाइस जो इन वेव्स को पकड़ता है और हम कह सकते हैं सुनता है, उसका डेटा स्टडी किया जाता है, तो पता चलता है कि किस तरह का वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब भी माइनिंग करनी है तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ड्रिलिंग एक साइंस है, किस तरह से ड्रिल किया जाए इसके बारे में भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है। किन रीजन्स में ड्रिल किया जा सकता है, किन रीजन्स के अंदर ड्रिल नहीं किया जा सकता। कोई नेचुरल डिजास्टर हम ना इनवाइट कर दें, उस एरिया के अंदर कोई जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी ना पैदा कर दें, जिससे आने वाले समय के अंदर वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर अर्थक्वेक्स हो सके। तो यहाँ से इन हिमालयन डिफॉर्मेशंस का पता चला है, और आने वाले समय में इस इलाके के अंदर जो है वो डेफिनेटली अर्थक्वेक्स जो है वो पैदा हो सकते हैं, और ये फॉल्ट्स जो हैं ये इंडिया को डेफिनेटली इस एरिया के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग टाइम्स। तो दिस इज़ ए न्यू डेवलपमेंट। तो
जियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। उसके बाद एक पूरा राइटअप है जी पेज नंबर 12 के ऊपर, वाई इंडिया इज़ आउट ऑफ छाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में अगर आप कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनेंगे, हिंदू एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल आया था, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लोकेशंस मैप के ऊपर बताई थी कि कांडला कहाँ है, छाबहार कहाँ है, और जो एरिया था ईरान का, जाहिदान कहाँ है, आगे हम तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, और जो हम कैस्पियन सी तक किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं, और इरकॉन जो है वो यहाँ से क्यों बाहर हुआ, डिलेज क्यों हुए, यूएसए का रोल इसके अंदर क्या रहा, यूएसए के द्वारा दी गई सैंक्शंस का रोल इसके अंदर क्या रहा, और चाइना का एंगल इसके अंदर जो है वो हालांकि बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया का इसमें से इन डिलेज की वजह से आउट हो जाना एक आप कह लीजिए कि इट्स ए सैड डेवलपमेंट ऑन अवर पार्ट, और इंडिया को इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपीडिएट करना चाहिए। तो P5+1 के बारे में मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, तो आप इसको डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़िएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आप कल का न्यूज़पेपर सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका एडिटोरियल वाला सेक्शन जो मैंने डिस्कस किया था, तो आपको इस आर्टिकल का बैकग्राउंड जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंडियाज़ रिप्यूटेड मैथमेटिशियन मिस्टर CS शेषाद्री हैज़ पास्ड अवे। तो ये न्यूज़ जो है हमें पेज नंबर 14 के ऊपर मिलती है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ जो है ये जुड़े रहे हैं, और फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉन पियर सेयर के साथ इनका बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है, और ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट थ्योरी एंड मॉड्यूलाई, इसके अंदर जो है इन्होंने जो है वो काफ़ी सारा काम किया, और इंडिया के प्रोमिनेंट मैथमेटिशियंस में से जो है इनको जो है वो माना जाता है, और मिस्टर MS नरसिम्हन के साथ इन्होंने एक फेमस थ्योरम जो कि कॉर्नरस्टोन ऑफ ज्योमेट्री मानी जाती है उसको प्रूव किया, और इनके नाम पर शेषाद्री कांस्टेंट जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और इनको पद्म भूषण सम्मान जो है वो दिया गया था 2009 में, रॉयल सोसाइटी में 1988 में ये जो है इलेक्टेड फेलो थे, फॉरेन एसोसिएट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज USA 2010, और शेषाद्री वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण अवार्ड इन 2009। तो ही वॉज ए बिग नेम एज फार एज मैथमेटिक्स इन इंडिया इज कंसर्न। तो आपको इन पर्सनालिटी के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद अगेन पेज नंबर 14 के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसका टाइटल है प्ली बार्गेनिंग, और व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो इसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्ली बार्गेनिंग, आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको सिंपल भाषा में प्ली बार्गेनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लॉ में प्ली बार्गेनिंग को समझें तो आपको पहले कुछ लीगल लैंग्वेज, एक का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन और दूसरा होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, प्रोसिक्यूशन वो है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर किया तो वो इस केस में डिफेंडेंट है, जो मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन है। तो प्ली बार्गेनिंग किस तरह से काम करती है आपको सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस वेयर बाय द डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी। जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो गिल्टी मानेगा एंड एक्सपेक्ट्स दैट there will be a lenient sentencing or the charges will be dropped। तो जो डिफेंडेंट है वो मानेगा कि मैंने ये क्राइम किया, इस एक्सपेक्टेशन में कि सेंटेंसिंग जो है वो कम होगी, जो नॉर्मल सेंटेंसिंग थी
उसके कंपैरिजन में सेंटेंसिंग कम होगी, या हो सकता है चार्जेस ही ड्रॉप जो हैं वो कर दिए जाएं। तो इससे कोर्ट्स के अंदर जो बहुत लंबे मामले चल सकते हैं वो स्पीड अप किए जा सकते हैं, और जस्टिस सर्व किया जा सकता है बहुत क्विकली। तो प्ली बार्गेनिंग जो है, इसकी डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। बेसिकली 3 तरह की प्ली बार्गेनिंग होती है। अगर हम बेसिक भाषा में बात करें, सबसे पहले है चार्ज बार्गेनिंग। चार्ज बार्गेनिंग का मतलब द डिफेंडेंट एग्रीज टू प्लीड गिल्टी टू रिड्यूस्ड चार्जेस। कि फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्टेड मर्डर की बजाय अगर वो मान ले कि इट वॉज एग्रेवेटेड असॉल्ट, तो यहां पर हो जाएगी चार्ज बार्गेनिंग। तो यहां से डेफिनेटली इट विल इन्वॉल्व ए लेसर सेंटेंस देन सेंटेंस बार्गेनिंग, जिसमें एश्योरेंस ऑफ लाइटर और ऑल्टरनेटिव सेंटेंस इन रिटर्न फॉर ए डिफेंडेंट्स प्लीडिंग गिल्टी। कि जो डिफेंडेंट है उसने माना कि मुझसे यह अपराध हुआ, तो इस वजह से उसे कम सेंटेंस दी जाएगी, कम सजा दी जाएगी। कि डेथ पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए जो डिफेंडेंट है वो मान ले कि मुझसे ये जो है वो क्राइम हुआ, तो हो सकता है उस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो प्ली बार्गेनिंग के लिए मान जाए और कोर्ट प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट करते हुए वहां लेसर सेंटेंस अवॉर्ड करे। और तीसरा जो है वो मेथड काउंट बार्गेनिंग कहा जा सकता है। काउंट बार्गेनिंग में आप ये कह लीजिए कि मल्टीपल चार्जेस अगर किसी के ऊपर लगे हैं, तो डिफेंडेंट हु फेसेस मल्टीपल चार्जेस में बी अलाउड टू प्लीड गिल्टी टू फ्यूअर काउंट्स। तो अगेन सजा जो है वो कम हो सकती है। तो ये जो आया है यहाँ पर आज आर्टिकल, ये तबलीगी जमात का नाम आपने ये कोरोना के स्प्रेड के मामले में बहुत ज़्यादा सुना होगा। दिल्ली के अंदर मरकज़, मतलब ये तबलीगी जमात के मेंबर्स का जो है वो मीटिंग हुआ था, रिलीजियस मीटिंग जिसको ये मरकज़ बोलते हैं, और वहाँ से ये लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर स्प्रेड की, और कोविड-19 के स्प्रेड के साथ इनको एसोसिएट करके देखा जा रहा था। So many members of Tablighi Jamaat belonging to different countries have obtained release from the court cases in recent days by means of plea bargaining. इस वजह से ये उन्होंने अपने आप को गिल्टी माना। Accused of violating visa conditions by attending a religious congregation in Delhi, these foreign nationals have walked free after pleading guilty to minor offences and paying the fines imposed by the court. These cases have brought the focus on plea bargaining as a practice by which time-consuming trials can be avoided. Even though plea bargaining is available to those accused of criminal offences in India for over a decade, it is not yet common. और इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है, in India the concept was not part of law until 2006. There has always been a provision in the Code of Criminal Procedure (CRPC) for an accused to plead guilty instead of claiming the right to full trial, but it is not the same as plea bargaining. The Law Commission of India, in its 142nd report, mooted the idea of concessional treatment of those who plead guilty on their own volition, but was careful to underscore that it would not involve any plea bargaining or haggling with the prosecution. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग जो है वो पूरी तरह से उभर कर इंडिया में सामने नहीं आई थी। कहीं पर कंसेशनल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, और 2006 में ये इंट्रोड्यूस किया गया चैप्टर 21A कंटेनिंग सेक्शंस 265A to 265L। तो यहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलाइक द यूएस एंड अदर कंट्रीज वेयर द प्रोसिक्यूटर प्लेज ए की रोल इन बार्गेनिंग विद द सस्पेक्टेड ऑफेंडर, द इंडियन कोड मेक्स प्ली बार्गेनिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज्ड। तो जो एक्यूज्ड है वो बोलेगा, जो डिफेंडेंट है वो बोलेगा कि मैं प्ली बार्गेनिंग में जाना चाहता हूं। फर्दर द एक्यूज्ड विल हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर इन्वोकिंग द बेनिफिट ऑफ बार्गेनिंग।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल कर सामने आता है। Cases for which the practices allowed are limited. Only someone who has been charged sheeted for an offence that does not attract the death sentence, life sentence or prison term above 7 years can make use of scheme under chapter 21A. तो ये एक खास बात यहाँ से निकल कर आती है। It is also applicable to private complainants of which a criminal court has taken cognizance. Other categories of cases that cannot be disposed of through plea bargaining are those that involve offense affecting the socio-economic conditions of the country or committed against a woman or child below the age of 14। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को सेंड किया है ग्रुप के अंदर, तो आप इसको डेफिनेटली पढ़िएगा। The applicant should approach the court with a petition and affidavit stating that it is a voluntary preference and that he has understood the nature and extent of punishment provided in law for the offence. The court would then issue notice to the prosecutor, जिन्होंने इल्जाम लगाया है, and the complainant of or victim, if any, for a hearing. The voluntary nature of the application must be ascertained by the judge in an in-camera hearing at which the other side should not be present. So, therefore, the court may permit the prosecutor, the investigating officer, and the victim to hold a meeting for a satisfactory disposition of the case. The outcome may involve payment of compensation and other expenses to the victim by the accused. तो इस तरह से settlements जो है वो plea bargaining में हमारे यहाँ हो सकती हैं। Once mutual satisfaction is reached, the court shall formalize the arrangement by a way of a report signed by all the parties and the presiding officer. The accused may be sentenced to a prison term that is half the minimum period fixed for the offence. If there is no minimum term prescribed, the sentence should run up to 1/4 of the maximum sentence stipulated in the law. तो ये terms यहाँ से हमको पकड़नी है। तो बेनिफिट इसके पीछे यही है कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में प्ली बार्गेनिंग अगर इस्तेमाल की जाए तो बहुत एक्सपीडिशियसली हम उन केसेस का निपटारा कर सकते हैं। जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड, पेंडेंसी कैन बी डिक्रीज, डीकंजेस्टिंग प्रिजन्स थ्रू प्ली बार्गेनिंग। तो इसके बहुत सारे फायदे जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया गया। और जस्टिस मलिमथ कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंडोर्स द वेरियस रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन विद रिगार्ड टू प्ली बार्गेनिंग। तो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको मलिमथ कमेटी के ऊपर जो है वो पता होना चाहिए हल्का फुल्का। तो दिस वॉज अबाउट प्ली बार्गेनिंग। तो आपको इसके बारे में हल्का फुल्का अगर पता होगा तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा ये ऐसे राइटिंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह का कुछ आए आपको, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर इंडिया में कुछ आए आपको, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको जो है वो हेल्प कर सकती है। जहाँ तक मलिमथ कमेटी की बात है, इट वॉज हेडेड बाय जस्टिस वी एस मलिमथ, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका एंड केरला हाई कोर्ट। द कमेटी बिगैन इट्स वर्क इन 2000 when it was constituted by Home Ministry. The report related to criminal justice in India was submitted to Deputy Prime Minister Mr. L.K. Advani, who was also in charge of the Home Portfolio in 2003. तो इस कमेटी का जो मेन टास्क था, दैट वाज एग्जामिनिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ सो एज टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसकी कुछ कमियां ढूंढिए, इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटर तरीके से पेश कीजिए इंडिया में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये मलिमथ कमेटी जो है वो बनाई गई थी। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। अगर आपके पास कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में छोड़ा कीजिए। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, कीप विजिटिंग आवर चैनल, कीप स्प्रेडिंग इट so that good information can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot.